खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन आपको बजट ट्रांसमिशन में। अभी आप पहले हिस्से में जो गुफ्तगू सुन रहे थे उसमें हमने बुनियादी जो खद्दोखाल थे आज के इस बजट के उस पर कुछ डिस्कशन की है, लेकिन बातचीत को आगे बढ़ाते और अभी जो मेरे साथ इस बहस में मौजूद होंगे साहिबान, मैं उनका तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ दानियाल अजीज़ साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर निजकारी हैं, माहिर मुआशियात हैं, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, साबिक सदर हैं FPCCI के। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब खुशामदीद। आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं और मलिक बोस्तान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कुछ देर में। सबको खुशामदीद कहूँगा। दानियाल अजीज़ साहब, कैसे देख रहे हैं आज के बजट को आप? जिन हलकों को इन्होंने नवाजा है इस बजट में, वो तमाम वो हलके हैं जिनसे बिल्कुल इनको कहते हैं डेड अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, जैसे रियल एस्टेट है मसलन, उसमें भरमार लगा दी उनको टैक्स छूट की। और जहाँ पर एग्रीकल्चर है वो ये कह के हमें सुलझा दिया कि इसका हम टैक्स लगा नहीं रहे हैं। भई आप कम क्या कर रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं तो यही मेहरबानी है। तो मैं समझता हूँ कि जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा हो सकती है, जहाँ पर कोई पैदावार हो। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो हमारी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे मीट हो, चाहे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हों, चाहे जो भी है, मसाले हैं, सेसमी हम चाइना को भेज रहे हैं, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपना सर उठा रही हैं। तो बजाय इनको तूल देने के लिए जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बिगेस्ट एम्प्लॉयर है। जो मेजर क्रॉप्स हैं हमारी वो -13.49 पे पड़ी हुई हैं पिछले एक साल में, उनके लिए आपको क्या नजर आ रहा है कि उसको इस क्राइसिस से निकालने के लिए क्या है बजट? इन्होंने कुछ भी नहीं किया जी इसके लिए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो जिस अंदाज से इन्होंने इनको मार्केट की तरफ लेके गए हैं, जैसे एक ही था वीट जो थी, वो इतने बुरे अंदाज से किया है कि उन्होंने बाकायदा उनको तबाह कर दिया। आपको पता है कि पहले साल तो इन्होंने इंपोर्ट करने के लिए जो है सबको इजाज़त दी, इवन आफ्टर के कटाई शुरू होगी, जो कि कभी नहीं होता। और उसके बाद इस साल क्या किया कि वो जो स्टॉक्स थे इनके पास, वो ऐन आकर दिसंबर जनवरी फरवरी में वो रिलीज़ करने शुरू कर दिए मार्केट में, ताकि प्राइस आ ही ना सके। यानी आप ये अंदाज़ा करें कि अगर आप किसी इंडस्ट्री के साथ ये करें, वो तो चिल्ला उठें कि टोयोटा कोई नया मॉडल निकाल लिया और गवर्नमेंट के पास 1000 गाड़ियां वो लाके मार्केट में फेंक दे कराची में। ये कोई तरीका तो नहीं है ना। तो इन्होंने हर जगह पे उनको दगा दिया, धोखा दिया है, ये कह के कि जी हम 3900 रुपये फी मान आपको देंगे, और आखिरी दिन पे उनके नीचे से क्लीन खींच ली। तो नेचुरली जो 6.1% पे जा रही थी एग्रीकल्चर, ये सिर्फ वेदर के फैक्टर 1-2% फ़र्क डालते, इतना फ़र्क नहीं डालते। तो ये बेहतरी हो सकती थी बहुत। और ये हमारे जो एक्सपोर्ट ये कह रहे हैं, देखें SIFC ने खामखा एग्रीकल्चर नहीं चुना। ये CPEC जो है, जब ये नेशनल डेवलपमेंट रिसर्च काउंसिल जो चाइना की प्लानिंग मिनिस्ट्री है, जब ये ओरिजिनेट किया था इन्होंने, वो एग्रीकल्चर प्रोग्राम बनाया था CPEC को। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में चूंकि बहरान था एनर्जी का, तो ये उस वक्त की हुकूमत ने जाके उनको मनवाया कि पहले हम ये निपटा लें, उसके बाद अब आप देख लें वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ आ रही हैं, 1000 बच्चे चले गए हैं, वो वापस अपनी सिमत में आ रहे हैं। तो अगर हमने 5-10 साल पहले जब ये CPEC चला था ये किया होता, इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट्स जो है, आपको पता है नेदरलैंड शायद फैसलाबाद से छोटा मुल्क है और वहाँ पर ज़मीन ही कोई नहीं, पत्थर ही पत्थर हैं। उनकी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है $100 बिलियन है, और हम बिगेस्ट इरिगेटेड ट्रैक्ट ऑफ लैंड इन द वर्ल्ड। और ये मैं आपको बता दूं, जो 1 यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में है वो 8 नौकरियां बनाती है। वो 1 यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्री में है वो 1 नौकरी बनाती है। सही है। इतना फर्क है। तो आपकी एक आखिरी जुमला, तो ये जो इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर गायब कर दिया है इकोनॉमिक सर्वे में से, ये इन्होंने नई तरजीह की है। ये पहले ये होता था शौकत अजीज साहब के दौरान कि इन्होंने फिगर फजिंग का जो है ना दौर शुरू किया पाकिस्तान में, और अब हमने देखा कि जो इनको सूट नहीं करता वो डिलीट ही कर दें, फजिंग की जो तकलीफ ही ना करें, बस डिलीट कर दें। IMF का भी तो एतराज आता है तो ये वो IMF का शौकत अजीज के दौरान एतराज आया था, इसलिए उन्होंने क्वार्टरली फिगर बना दी थी अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि ये सारे आपस में रब्त है इनका। कोई ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक चढ़ा दें दूसरा नहीं। मैं मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ, अभी ये कह रहे हैं और सारा वावेला हुआ है और इनका कोई जवाब नहीं आया, स्पीच में आना चाहिए था कि जी अगर आपके आखिरी क्वार्टर में 5+ ग्रोथ आई है, तो अगले साल आप 4.2 क्यों बता रहे हैं? तो उसको टर्न अराउंड कह रहे हैं। तो टर्न अराउंड नीचे को जाना है, तो क्या हमें उल्टा लटकाने लगे हैं? या उड़ान जो है ये उड़ा के रख देना हमें? मतलब ये क्या है? देखिए ये बदनीयती है। क्यों मैं बताता हूँ, सितंबर में आके इन्होंने कहना जी असल में 1.7 थी, ताकि अगले साल की फिर वो झूठ बोल के उसको बड़ा दिखा सके। उस वक्त किसी ने पूछना नहीं है। बिल्कुल सही है। इसमें मिर्ज़ा इख्तियार भाई साहब, एग्रीकल्चर की तो चले हम बात कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री के जो एक्सपेक्टेशंस थी या डिमांड्स थी, कंपेटिटिव प्राइस चाहिए, एनर्जी लो प्राइस पे चाहिए, फिर लो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का एक बड़ा मसला था। आपके ख्याल में इंडस्ट्री के ये बड़े मसाइल एड्रेस हुए हैं? देखिए, इस बार अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इंटरनेशनली तेल की कीमतें लोएस्ट एंड पे हैं।
आपने 23% का जो मार्कअप था, स्टेट बैंक की डिस्काउंट रेट 22% तक पहुंच गया था, 23%, उसको कम जब करा 11% पे आ गया है। और कैबर पे आजकल बोरिंग 10% पे की जा रही है, क्रच इंटर बोरिंग रेट पे। तो लैंडिंग रेट भी आधे से कम हो गए, बिजली के टैरिफ भी 7.5 रुपये कम करके दिए, इंटरनेशनली तेल की कीमत भी कम है। उसके बाद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी जो है वो टेक ऑफ नहीं हो सकी, वो परफॉर्म भी नहीं सकी, माइनस में गई है। तो आपने ये सोचना है कि आपकी पॉलिसियों में क्या बात है कि सब चीज़ें एक साथ होते हुए भी आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पिट गई है। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारी बैकबोन होता है, जो हमारी बाबा कौम ने ज़रई सनती पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, उसमें कॉटन की फसल 30% पिटी है, वीट गिरा है कम, पिछले बार की तरफ से वो डिस्करेज हुए हैं, शुगर केन कम हुआ है और राइस भी कम हुआ है। ये तमाम मेजर 4 क्रॉप्स थी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपकी कम हुई है। और उसके बाद फिर लाइव स्टॉक आपने कहा कि वो बड़ा है, लिहाजा एवरेज 4% आपने जो है एग्रीकल्चर की ग्रोथ बता रहे हैं। लेकिन सनत में आपने जो इंडस्ट्री है उसमें छोटे दरमियाने दर्जे की सनतों का आपने कहा 8% हो गया, और उसकी वजह से एवरेज 4% आपने कहा सनत ने करा। तो ये चीज़ें एवरेज आउट निकालने से नहीं होता, हर सेक्टर की एक कारकर्दगी है माशियत में, और वो अगर नहीं परफॉर्म कर रहा है, वो फेल हो गया सेक्टर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या पॉलिसी आपके गलत हुई हैं जिसकी वजह से वो सेक्टर टेक ऑफ नहीं हुआ है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बुरी तरह बैठी है, एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरह बैठी है, सर्विस सेक्टर भी परफॉर्म नहीं कर सका, ना हदफ हासिल कर सका है। किसी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं बड़े, 4% का टारगेट था उसमें। बिल्कुल सही है। तो आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को आप एसएमईज के साथ मिलाकर एवरेज निकालकर आप धोखा नहीं दे सकते या नहीं देना चाहिए। लार्ज स्केल के जो इश्यूज है उसको अलग से एड्रेस करना चाहिए, और जो आपको एड्रेस होते हुए नजर नहीं आ रहे। आमिर साहब, हमने 4% की ग्रोथ एसएमईज को मिलाकर दिखाई है इंडस्ट्री में, लेकिन अगर अलग से हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं तो वो तो -1.5 पे पड़ी हुई है। इसका मतलब यह है कि उसके इश्यूज को एड्रेस नहीं किया गया, अगरचे पिछले बजट में उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई थी, रिजल्ट नहीं मिला था। इस मर्तबा तो शायद वो कोशिश भी नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, ये बिरजा साहब सही कह रहे हैं कि ये इतनी इनकी किस्मत है, कुछ खुदा की तरफ से, कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से, कि जो है पेट्रोल जो है, आपने सही आगे जिक्र किया कि माजी में 140 पे भी बैरल जो है डॉलर के ऊपर जाता रहा है। तो इनको सस्ता पेट्रोल मिला हुआ है, फिर जो है महंगाई कम होने की वजह से गो के इससे भी कम मार्कअप होना चाहिए, मगर फिर भी क्या, ये तमाम फैक्टर्स के बावजूद जो है, फिर अगर एलएसएम आपका नहीं जा रहा, क्रॉप्स आपकी नहीं जा रही, तो जो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ किस वजह से है, उस बजट में हमें तो ये थी कुछ एड्रेस करेंगे, वो नहीं की गई है। और एक कवर अप है, एक पिछला भी कवर अप है और आगे भी झूठ बोला जा रहा है। मैं जरा 2 मिनट लूंगा। ग्रोथ रेट होता क्या है? ग्रोथ रेट ये है कि जो कल ये दानियाल साहब ने टीवी के ऊपर बड़ा सही कहा कि ये एक तो ओवरऑल जो उसका मुकाबला करते हैं कि जी देखें जी इंटरनेशनली जो है ना ग्रोथ रेट कम आ रहा है, वो भाई यूरोप के अंदर तरक्कियां हो चुकी हुई। ग्रोथ रेट क्या होता है? जो मुल्क पीछे रह गए उन्होंने ग्रोथ करनी है, जहां ऑलरेडी ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में ग्रोथ होगी, अब उनकी कम है। असल इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी पॉवर्टी, आपकी बेरोजगारी, ये मसाइल कि इनको ऊपर लाया जाए। हमारी जो 2 फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, एक है पॉवर्टी, वो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 42 से 45% बढ़ गई, इसका मतलब गुर्बत बढ़ रही है। सो ये ग्रोथ के सारे फिगर खत्म है अगर पॉवर्टी बढ़ रही है। दूसरा बेरोजगारी, जो दानियाल साहब ये सही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इस दफ़ा वो इकोनॉमिक सर्वे में से फिगर ही गायब कर दिया हुआ है, और वो पहले आ चुका हुआ है, जो सेंसस करवाया गया कि 22% है, और अभी करवाया जाए तो शायद इससे ये अगर चीज़ें बढ़ रही हैं, इसका मतलब है कि मामला कुछ ठीक नहीं है, जो उसको एड्रेस करना चाहिए। बजट में दूर दूर तक मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं है नज़र आ रही कि आप प्रोडक्टिव सेक्टर्स के अंदर किसी
तरीके से आप बेरोजगारी कम करें या इंडस्ट्री के अंदर कम करें या आप एग्रीकल्चर के अंदर करें, दोनों के अंदर जो है मेजर कोई किसी किस्म की वो चीज़ें नहीं आई। और आम आदमी का हमने जिक्र कर दिया, आम आदमी को क्या मसला होता है, ये पेट्रोल के ऊपर 2.5 लीटर जब आप बढ़ा देंगे लेवी मजीद 78 रुपए के बाद 2.5 रुपए पर लीटर जो है, तो वो उसको तकलीफ होगी। सर वो तो छोड़िए, 100 रुपए कर दिया आपने, जो लेवी थी वो 78 रुपए से 100 रुपए वो भी चली गई, वो भी चली गई। और अभी जो सोलर पैनल के ऊपर 18% जीएसटी जब लगाएंगे उसका भी डायरेक्टली उसके फर्क पड़ेगा। तो आम आदमी के लिए, किसान के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, किसी के लिए कोई मुझे नजर नहीं आता। मुझे शक पड़ रहा है कि इन्होंने एक बड़ी खामोशी के साथ बिजली और दीगर शोबों के लिए सब्सिडी की मद में 1186 अरब रुपए मुख्तस किया हुआ है। और बिजली के लिए भी मैं सुन रहा था जो तकरीर के अंदर कहा गया 1000 अरब रुपए के करीब सब्सिडी की हुई है। IMF याद रहे कि जो वो बड़ा बुरा मनाते हैं सब्सिडीज को, जनरली डिस्करेज किया गया है। तो मुझे नहीं पता, इसकी तफसील देखनी हुई बाद में बजट की कि किस जगह रखा है, क्योंकि इन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि 2000 रुपया देंगे और उनको अगर सस्ती देंगे तो क्रिप्टो माइनिंग हो सकती है। क्रिप्टो माइनिंग 5-6 के ऊपर फीजेबल होती है। जो हमारा रेट चल रहा है यहाँ पे 17 से लेके 20 सेंट के ऊपर या 15 सेंट के ऊपर, वो फीजेबल ही नहीं है। तो जब इन्होंने ऐलान कर दिया है, और वो जो साहब जिनको स्पेशल असिस्टेंट रखा है प्राइम मिनिस्टर का, वो अपने आप को क्रिप्टो के वजीर डिक्लेयर दुनिया भर में कर रहे हैं, जो कि मिनिस्ट्री एग्जिस्टिंग करती है। वो कह रहे हैं जी क्रिप्टो के मिनिस्टर के ऐसे वो करती है। तो मुझे देखना पड़ेगा, शक होगा कि ये कहां पे छुपा के ये फिगर रखा। हाँ बिल्कुल सही है, आप डाउट कर रहे हैं। इफ्तार भाई साहब, ये जो बिजली है, जाहिर है हर सेक्टर ये मांग रहा है कि हमें कुछ सस्ती दे दें, हमें थोड़ा सा इस पर रिलीफ दे दें, सब्सिडी दे दें। यहाँ तो कैप्टिव पावर प्लांट जो है उस पर भी IMF ने कदगन लगा दी। तो ये जो क्रिप्टो के लिए, अगर ये जो सब्सिडी है बिजली के ऊपर, ये क्रिप्टो के लिए है, डेटा माइनिंग के लिए है, तो फिर और ये हिडन रखी जा रही है क्योंकि शायद अभी लीगल नहीं है, इस पर कानून साजी नहीं हुई है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये क्या चीज है? क्रिप्टो की एतराज हमने स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू में मैंने और शर्मिला फारूकी ने किया था। हमने उनसे ये कहा कि स्टेट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वहाँ पे आए हुए थे, हमने उनसे पूछा कि ये क्रिप्टो काउंसिल बना दी है, 2000 मेगावाट बिजली 8 और 7 सेंट पे वो एलोकेट कर दी है सस्ती माइनिंग के लिए, और ये पाकिस्तान के रिजर्व्स बनाने जा रहे हैं, बिलाल साहब ने कहा था। तो आप बतलाएं लीगली स्टेट बैंक की क्या इसमें व्यू है। उन्होंने कहा सर ये इलीगल है और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लीगलाइज नहीं समझते। फिर हमने उनसे कहा कि इसके लिए कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दुनिया में होता है, अबू धाबी दुबई इसकी तरफ जा रहे हैं तो बनाया है, हमारे यहाँ तो कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही नहीं है। तो ये तो सट्टेबाजी हो रही है। और इसमें यंग नौजवानों को एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी जो है ऑफिशियल होने जा रही है, बिटकॉइन में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बाद में डूब जाएंगे उनके पैसे। तो मेरी बात से इत्तेफाक करा SCCP वालों ने भी और स्टेट बैंक ने भी। फिर हमने बिलाल साकिब साहब को बुलाया नेक्स्ट मीटिंग में, जो क्रिप्टो काउंसिल के CEO हैं। तो ये बगैर सोचे समझे इस तरह से बयानात कर देते हैं और उसके पीछे कोई रैशनल होता नहीं है, बेसिस होते नहीं है, और लोग बेचारे फिर गलत सरमायाकारी करके लुट जाते हैं इसमें। जैसे मुझे नज़र आ रहा है बिटकॉइन में हैवी इन्वेस्टमेंट की तरह। दूसरे बिटकॉइन में FATF के अगेंस्ट है। आजकल बहुत सारे लोग बिटकॉइन दुबई ले जाके वहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये भी FATF के कवानीन के खिलाफ है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आप कहते हैं ये आता है। तो ये ऐसे सेंसिटिव चीज़ें, अगर कोई चीज़ में हम पकड़े जाते हैं तो अल्लाह ना करे हम दोबारा ग्रे लिस्ट में आ सकते हैं FATF की, जिससे हमें निकलने में कितने साल लग गए थे। तो ऐसी चीज़ों पे हुकूमत का जो अप्रोच है वो बड़ी कैजुअल है।
बड़ी इररिस्पॉन्सिबल है। मैंने और शर्मिला फारूकी ने इसको उठाया सर, लेकिन था। वो इसमें अंदर की बात क्या है, मतलब ये क्यों इतनी खामोशी के साथ फिर क्या हो रहा है? ये किसका इंटरेस्ट है? ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट है? ये चूंकि इलीगल है इसलिए उस पर डाउट क्रिएट हो रहे हैं और हम भी डाउट कर रहे हैं। तो फिर वो पंजाबी में कहते हैं विचली गल इसमें क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ का इंटरेस्ट है, वो पाकिस्तान को फेवर करना चाहता है तो वो पाकिस्तान से ये फेवर मांगता है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, ये तो जाहिर स्पेकुलेशन है जी, जब कभी कौंसिल बनाए स्पेकुलेशन नहीं है, आप ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो होना जरूरी है। फरमाई थी हमारे स्पेशल असिस्टेंट साहब ने, वहाँ पे जेडी वैंस साहब भी मौजूद थे, ट्रंप के सन इन लॉ और उनके दोनों बेटे भी मौजूद थे। वहाँ पे उन्होंने कहा, और वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तान में स्पेशल असिस्टेंट भी है, उनकी जो कंपनी है उसके भी कंसल्टेंट हैं। और उसके बाद शालामार गार्डन के अंदर एक ह्यूज आतिशबाजी का इंतज़ाम हुआ, वहाँ विटको साहब के साहबजादे भी आए हुए थे और बाकी भी उसी कंपनी के लोग आए हुए। सो ये स्पेकुलेशन नहीं है, ये वॉल स्ट्रीट में भी छप चुकी हुई है, दुनिया के कई और अखबारात में भी छप गई है, ये कोई स्पेकुलेशन बिल्कुल नहीं है। मलिक बोस्तान साहब, सर क्या आज के बजट को कैसे देख रहे हैं आप? क्या आपके चेहरे पर बजट में क्या देखकर स्माइल आती है? देखो, इन हालात में दहशतगर्दी का पूरा मुल्क 2 साल से शिकार है और रेलवे तक आपकी महफूज नहीं है और जंग मुसल्लत की है इंडिया ने। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान ने दहशतगर्दी पे काबू पा लिया तो इन्होंने जंग छेड़ दी ताकि पाकिस्तान की इकानमी को तबाह कीजिए। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया अपने मैशत का और दिफा करना जानता है। और इस हालात में आज 40 बड़ी मैशतों में पाकिस्तान का शुमार हुआ है। उसकी फी का आमदनी जो है वो $1682 से बढ़ के $1824 हो गया। इस तरह GDP आपका $382 अरब से बढ़ के $411 अरब हो गया। तो बहुत सी चीज़ें आपने इकनॉमिक ग्रोथ भी ना होने के बावजूद ज़राअत में आपने कुछ चीज़ों में बेहतर हुए हैं, कुछ में आप माइनस हुए हैं, लेकिन 5 जो बड़ी फसलें थी वो माइनस में गई हैं। और मैं समझता हूँ हुकूमत ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि जेब भी तो नहीं है ना, हुकूमत की जेब कर्जों से भरी पड़ी है, वो कैसे निकाले उसको। अभी भी बजट जो खसारा है 6000 अरब अभी भी खड़ा है। तो इन हालात में तनख्वाहदार तबके को या उनको भी रिलीफ दिए गए, सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया गया, पेंशनर को दिया गया। मलिक साहब, इसमें आप वज़ीर ख़ज़ाना ने इसका जिक्र किया कि हमने अपने रुपए को मुस्तहकम रखा पिछले पूरे साल में। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? ये इसी पर बरकरार रहेगा? ये सही इसकी वैल्यू है? ये नीचे जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए? आपकी असेसमेंट अगले साल के लिए क्या है? और आपकी इजाज़त से अगर मैं बुस्तान खान साहब से सवाल कर लूँ जो इनसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ये जो हुकूमत जो है पिछले 1-2 साल से ऐलान करके ये मार्केट से डॉलर जो ख़रीदती है, कई बिलियन डॉलर जो है, ये क्या अच्छी पॉलिसी है और इसके क्या असरात पड़ते हैं डॉलर के ऊपर रहने में और इकोनॉमी में? देखो, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। दिल की लोगों की जो सवाल थे ना उस पर नब्ज़ पे हाथ रखा है। तो ये पूरे लोग सवाल करते हैं मुझे। देखो, पाकिस्तानी रुपया अभी भी अंडर वैल्यू है। आपने रीजन में देखा ना, इंडिया का 82 है, बांग्लादेश 95 है, अफगानिस्तान जिसका इकोनॉमिक सेक्शन है वो 70 रुपये है। तो हमारी कसूर क्या है कि हम अपने रुपये में एतमाद नहीं करते। हमारे जब 2 साल पहले आपको याद होगा डॉलर 340 था, 400-500 की बातें हो रही। मैं समझ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को इसका सारा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने क्रीज से बाहर निकले, स्टेक होल्डर से मिले, स्मगलिंग को ख़त्म किया, करेक्ट माफिया पे हाथ डाला, उसके बाद हुंडिया वाला ऑपरेटर पे, ब्लैक मार्केट पे हाथ डाला और डॉलर 340 से कम हो गए 270 और 280 पे खड़े। अगर और भी गिर जाता, अगर जैसे आपने सवाल किया तो पिछले 2 साल में $9 अरब स्टेट बैंक ने इंटर बैंक मार्केट से खरीदे। उसका मतलब है क्योंकि IMF की ये कंडीशन थी, आपने अपने रिजर्व 8 अरब से $16 अरब तक ले जाने। अल्लाह का शुक्र आज हमारे रिजर्व $13 अरब पे खड़े और $3 अरब का फासला है। तो अगर आज स्टेट बैंक खरीदारी बंद कर दे, डॉलर आज से गिरना शुरू हो जाएगा। और डॉलर का अगर टारगेट भी 250 है, और मैं समझता हूँ हुकूमत जो है उसकी अपनी मजबूरियाँ हैं। आप देखो, MOU बहुत साइन हुए लेकिन एग्रीमेंट के तहत कोई भी नहीं हुआ, ना कोई डॉलर आया है। सारे स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल ने बड़ी मेहनत की है MOU साइन कराने में, लेकिन जब तक इन हालात में जब जंग के बादल मंडरा रहे हो, बरसें लगेंगे या कब छड़ेंगे ये तो अल्लाह ही जानते हैं।
पाकिस्तान के अपने लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं कि किसी तरह एटमी जंग ना हो जाए, तो बाहर की इन्वेस्टमेंट तो आ नहीं रही। हमें तो अगर टारगेट करना है 1.5 करोड़ पाकिस्तानी जो 8 अरब डॉलर माना तनख्वाह लेते हैं, उनको टारगेट करें, उनकी हमें मिन्नतें करनी चाहिए, ताकि 4 अरब डॉलर तो ठीक है हर महीना वो भेज रहे हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। 4 अरब डॉलर मजीद वो जो दुबई में, मिडल ईस्ट में, यूरोप में इधर उधर इन्वेस्टमेंट करें, उनको अगर एतमाद दें, गुड गवर्नेंस की लेके आए और उनके जमीनें लेते हैं तो कब्जा माफिया हो जाती है, कोई कारोबार करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, सर ब्रेक असर में ड्यू हुई है, वापस आके बात कर लेते हैं। मिर्जा साहब और दानियाल साहब से जो है कि 9 अरब डॉलर 2 साल में जो मार्केट से खरीदा जाता है, उसका इंडस्ट्री पे, इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट आता है? बिल्कुल सही है, ये सवाल हम छोड़े जाते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं। खुशामदी कहते हैं। दानियाल साहब, जो अभी प्राइवेटाइजेशन पर आने से पहले सवाल जो आमिर साहब छोड़ गए हैं, पहले उसका जवाब दे दें। 9 अरब डॉलर मार्केट से खरीदा जाना, इसका क्या इंपैक्ट आएगा इंडस्ट्री के ऊपर, रुपए के ऊपर, पाकिस्तान? ये बताता हूं, लेकिन मैं एक और फैक्ट आपको बताना चाहता हूं। देखें, आपके नाजरीन के लिए ये बहुत अहम है ये पता करना, जो हम ये सारी बात कर रहे हैं इसमें सदाकत कितनी है कि ये फिगर्स जो हैं ये टोटली आउटलैंडिश हैं। अभी आप देखें, ये जो औरंगजेब साहब हैं ये HBL से आए हैं, तो HBL हर साल जो है अपना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स निकालता है। अभी भी उन्होंने जून 4 को निकाला है, उसमें उन्होंने बताया कि जो 8 माह हैं उससे लगातार वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी लोएस्ट पॉसिबल पे 51 के बिलो नेगेटिव ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो वो बता रहे हैं कि पिछले 8 माह से इस्लाम, इसका मतलब है जो 3 महीने आखिरी क्वार्टर के हैं, जिसमें अप्रैल और मई 2/3 है इसके, अभी सिर्फ जून रह गया, उसमें तो ये प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है ये नीचे को जा रही है। तो ये जो बार बार हमें कहते हैं, इसमें इकोनॉमिक्स में इसको कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी डेटा। ये देखते हैं सीमेंट कितना उठ रहा है, तेल कितना उठ रहा है वगैरह की ग्रोथ हो रही। तो ये स्टेट बैंक हमें लॉलीपॉप दे रही थी कि जी हाई फ्रीक्वेंसी डेटा बड़ा रोबस्ट है। रोबस्ट क्या मतलब है, कोई फिगर तो दिया नहीं उन्होंने। तो अभी क्या हुआ कि ये जो PM आया है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स HBL की, वो कह रही है कि ये स्लंप आ रहा है, और इसका मतलब है अप्रैल में भी बिलो था और मई में उसके भी बिलो गया है। तो फिर ये क्या मतलब, ये टोटली दिस इज, इसकी कोई इंक्वायरी करके इनको चाहिए कि इसको सीधा करें। ये झूठ बोलना तो कोई मकसद नहीं है ना। क्या उनका बैंक झूठ बोल रहा है या उनकी मिनिस्ट्री? बैंक तो झूठ क्यों बोलेगा, उनका तो हर साल वो सर्वे होता है। लेकिन और दूसरी बात ये है कि जो आप डाउट कर रहे हैं कि फिगर फजिंग हुई है, मुकम्मल हुई है जी, ये तो मैंने तो नहीं ये कर रहा ना, वो तो वहाँ जहाँ से ही तशरीफ लाएं, उनका अपना अदारा ये बता रहा है, तो उसमें दानियाल अजीज की बात सदाकत लेने की जरूरत नहीं है, HBL को तो मान लें। लेकिन जब इन फिगर्स को चैलेंज किया गया था ना कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुछ सहाफियों की तरफ से शहबाज राना साहब ने किया, मेहताब साहब ने किया, उन्होंने जब ये सवाल किया तो उन्होंने इसका सादा जवाब दिया। उन्होंने कहा भाई ये मेरे फिगर्स नहीं है, ये तो हुकूमत पाकिस्तान के फिगर्स हैं। एक मिनट, थोड़ा सा आगे बढ़ा लें इसको। उन्होंने कहा था कि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है, इसको बेहतर कर लेंगे। और फिगर को कैसे बेहतर करना है, इसका मतलब है मजीद आपने तोड़ उन्होंने इनको, मेरा मतलब ये बिल्कुल समझ नहीं आती ना। एक और इसका पहलू ये भी है कि हुकूमत के फिगर्स हैं, औरंगजेब क्या है, वो हुकूमत हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि ये हमारे फिगर्स हैं, तो इसमें क्या रह जाती है। मैं चाह रहा हूँ कि दानियाल साहब से आप वो कि 2 साल में 9 अरब डॉलर जो मार्केट से खरीदा गया है, इसका इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन एंड एक्सपोर्ट्स। ये बात दुरुस्त है, इसके एस्टिमेट्स भी लगाए गए हैं। यानी इस साल के जो तकरीबन 5 अरब डॉलर प्लस मार्केट से खरीदा गया है स्टेट बैंक की जानब से, इसमें जो एस्टिमेट लगाया गया है वो ये है कि जो महंगाई इस साल के शुरू में काफ़ी बुलंद सतह पे थी, उसमें 5% वो कम होनी थी। यानी गरीब के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि ये, क्योंकि अगर एक्सचेंज रेट नीचे आती है तो तमाम चीज़ों को अफेक्ट करती है, ख़ास तौर पे एनर्जी को। दैट इंक्लूड्स ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, जो हमारे गैस बिल्स हैं, क्योंकि हम LNG भी इंपोर्ट करते हैं, और पेट्रोल और पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स, चाहे मोबिल ऑयल है, चाहे केरोसिन है, जो भी है। सो इसमें उनको बहुत फ़र्क पड़ना था, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल ये पैदा होता है कि इसके बावजूद कि 9 अरब रुपया मार्केट से ख़रीदा गया है, ये $1 बिलियन स्टैंडर्ड चार्टर्ड से तकरीबन 11% पे लेने चले गए थे। आप अंदाज़ा करें, ये तो मार्केट रेट से भी कदरे ज़्यादा। तो इनका बिल्कुल, और ये उन हालात में है जबकि पाकिस्तान में जो भी ज़रा मुबादला आपके पास है, इस साल में $13.5 बिलियन का रोल ओवर हुआ है डेट का, जो बायलैटरल डेट है, मुख्तलिफ चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE, गल्फ कंट्रीज वगैरह ने हमें दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि कल को वो पैसे वापस मांग लें, हमारे पास तो एक धेला नहीं बचना।
तो कहने का मकसद ये है हम बिल्कुल यहाँ पर हैं, और फिर इस हालात में ये बता देना कि जनाब आप फिगर डिलीट कर दें और आगे पीछे करके बस आनन फानन आगे चले काम, तो ये जो मेरे ख्याल में जो ब्लीड हो रहा है वो फॉर्म 47 वाला माइंडसेट जो है ना, वो इकोनॉमी में भी ब्लीड हो रहा है कि जो मर्जी कर दें जी, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये बड़ा अफसोसनाक है, और मैं समझता हूँ कि ये जो न्यू नॉर्मल ये बता रहे हैं कि मसलन आप ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर है ये बड़ा अहम है, क्योंकि ये मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। और ये अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर 2020 में ख़त्म किया गया था, लेबर फोर्स सर्वे जिससे ये निकलता है, इमरान खान साहब ने किया था, क्योंकि उनका जो वादा था 1 करोड़ नौकरियों का वो पूरा नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल। और फिर पीडीएम 1.0 ने उसको जारी रखा, फिर केयरटेकर ने जारी रखा कि इसको अनप्लग ही रखें यार, ये तो मुसीबत पड़ जानी है। और अब आके सिर्फ IMF की कहने की वजह से इनको जो है ना वो लेबर फोर्स सर्वे करवाना पड़ रहा है, और वो भी कह रहे हैं कि 1 साल बाद हम बताएंगे, जबकि ये तवातर से 1963 से होता आ रहा है। तो आप देखें, अब जब ऐसे आपने हालात खेलना है तो फिर आप विकेटें लेके भाग जाएं। और ये जो नया पाकिस्तान था, इन्होंने ये सारी रीच शुरू की, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है। तो आप देखें कि ये मतलब रियासत मदीना में ये होना था कि अनप्लग करना था अपनी चीज़ों को, ये भी सोचने की बात है। और फिर इन्होंने उसकी बल्ती के ऊपर और तेल फेंका, और अब जब ये फिगर आएंगे, देखें इसमें आप ये कह रहे हैं 22% से भी इम्कान है कि ज्यादा बेरोजगारी होगी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लेबर फोर्स सर्वे एक ऐसी चीज़ है जो आपको तमाम एक्सरे है अनएम्प्लॉयमेंट का, इकोनॉमी का, बहुत मेजर ये इशू है। इसीलिए IMF ने कहा कि हम नहीं आपको मदद देंगे अगर आप ये नहीं करके देंगे। तो इसके जरिए से सारे प्लान बनता है, आप प्लान पे प्लान बनाए जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक भी प्लान दे रहा है, उड़ान प्लान भी आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर प्लान भी आ रहा है, IMF का प्लान भी आ रहा है, और आपको अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर ही कोई नहीं आपके पास, आपको पता ही नहीं है कि किधर क्या हो रहा है इकोनॉमी में। तो ये गैर संजीदा जो, और मैं समझता हूँ इनको बड़ा एक्सपोज करता है। उसकी वजह क्या है कि ये देखें, लैपटॉप स्क्रीन हमने चला दिया, ये टैबटा हमने चला दी, ये सारी जो है ये हाथी के साथ दुम लगी हुई है। बिल्कुल सही है। जब आपने अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करना है इकोनॉमिक्स में, तो आपका जो मेन प्रोग्राम है सारा वो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए खत्म करने के लिए होता है, ना कि आपने डाइट की मस्जिद बनाई हुई है कि इधर भी थोड़ी सी कर दें आप। बिल्कुल सही है। मिर्जा साहिब भाई साहब, अब मामला ये है कि जो हमारे ब्लीड करते हुए सेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें से एक एनर्जी सेक्टर भी है। अब एनर्जी के हवाले से आपको आज कोई वाज़ेह डायरेक्शन नजर आई है, पॉलिसी हुकूमत की है क्या? क्योंकि एक सर्कुलर डेट है वो 5,000 अरब को क्रॉस किया हुआ है, उसके लिए 1,200 अरब रुपए का कर्जा लेने का प्लान है हुकूमत का। वो 1,200 अरब जो है वो हमारे एक सरचार्ज की शक्ल में हमारे ऐड हो जाएगा, 6 साल के लिए आवाम उसको अदा करेंगे। लेकिन उससे भी बिजली का जो या एनर्जी सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है वो बढ़ना रुकेगा नहीं। यानी एक तरफ हम 1,200 अरब कम करेंगे लेकिन फिर भी वो बढ़ता रहेगा। आपको वो डायरेक्शन नजर आई है? और सोलर पर की तो हम बात कर ही रहे हैं कि 18% उस पर जो है वो GST लगा दिया है। ये सब चीजों को मिला के आपको क्या समझ आती है सर? अच्छा साहब, पहले तो जब आप किसी पैनलिस्ट को बुलाएं तो उसको इक्विटेबल टाइम दे। आपने बिठाया हुआ है और बिल्कुल नहीं आप कह रहे हैं सर, आप बोल के अपने इज़हार ख्याल करें हैं। टाइम इज योर्स जी, चाहिए नहीं। हाँ नहीं, देखिए जहाँ तक उन्होंने कहा कि गर्दिशी कर्जे जो 2,300 अरब रुपए के हैं, इनको वो ख़त्म करने के लिए बैंक से लोन लेके इसको पे ऑफ करना चाह रहे हैं। और वो लोन भी वो लेना चाहते हैं इंटरेस्ट वाला, जिसकी फाइनेंशियल बर्डन 456 अरब रुपए सालाना बनता है। तो ये 2,350 के करीब जो गर्दिशी कर्जे हैं, ये आप बैंक से लोन लेने का ये मंतक बिल्कुल अनअंडरस्टैंडेबल है, समझने के काबिल नहीं है कि आप बैंक के सूद कहाँ से देंगे। दूसरे लफ्जों में, आप तो प्राइवेट सेक्टर के अगर बैंकों से ले रहे हैं तो उनको तो आप उनके रेट के ऊपर लॉन्ग टर्म ये कर्जा एडजस्ट करेंगे, उनका फ़ायदा हो गया। और आप ये फिर लीवे जो वसूल करने का आप कह रहे हैं, इसके लिए आपने एक तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे लगाया है जो तकरीबन 1,311 रुपये आपको कलेक्ट करके देगा। और वो लीवे है 78 रुपये फी लीटर को बढ़ा के 100 रुपये फी लीटर करना ये जा रहे हैं। और ये IMF से एग्री हो चुका है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में साइन हो चुका है। दूसरी चीज़, 5 रुपये कार्बन लीवे लगाया जा रहा है जो फर्नेस ऑयल और डीजल को डिस्करेज करने के लिए वो नाफिज कर रहे हैं। मुझे एक बात सिर्फ बताएं कि ये अभी तो दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं,
लिहाजा आप ये लीवे वगैरह लगा के अपने रेवेन्यू वसूल कर रहे हैं, लेकिन अगर कीमतें बढ़ती हैं, $120 पे जाती हैं, तो फिर ये आप लीवे जो 100 रुपये फी लीटर है आपका, उस पर लगाएंगे जो कीमत दोगुनी हुई होगी, तो ये बर्डन किस पे जाएगा? कौन इसको पे करने की पोजीशन में होगा क्या नहीं होगा? तो ये बातें, ये नए नए टूल्स, इधर की टोपी उधर का सर, इस जेब से निकाल के उस जेब में डालना, ये तमाम चीजें जो हैं सोल्यूशन नहीं वो समझने की, मैं समझने से कासिर हूँ कि भाई आप बैंकों से लोन लेके उसको एडजस्ट करा रहे हैं और फिर उसको रोकने का कोई मैकेनिज्म है नहीं, वो फिर बनता जाएगा। जब तक डिस्कोज आपके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस नहीं कम करेंगे, जब रिकवरी नहीं बढ़ाएंगे, एफिशिएंसी नहीं बेहतर करेंगे, करप्शन खत्म नहीं होगा डिस्कोस का, ये नहीं होगा। डिस्कोस में अमेंडमेंट करके इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल बोर्ड ले लिया। आज तकरीर में ये कहा गया है कि जी ये प्रोफेशनल 3 साल में इतना कम करेंगे टीएनडी लॉसेस को और 5 साल में पूरा खत्म कर देंगे। आप किस चीज की बुनियाद पे कह रहे हैं? क्या 2 साल पहले उन्होंने कुछ किया है? आप होने तो दें। ये डिस्कोस का नया बोर्ड जो आया है उसकी परफॉर्मेंस देखे बगैर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो 2 साल में इतना टीएनडी लॉसेस कम करेंगे, 3 में इतना करेंगे और 5 में ख़त्म कर देंगे। तो ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं, इनमें कॉन्क्रीट बात मेरे नज़दीक नहीं है। ये हवाई बातें जिसको आप उर्दू में कहते हैं, ये वो हैं। इन्फ्लेशन जबकि इतनी कम रही है, अभी भी अगले साल की आप कह रहे हैं 7.7% के करीब होगी, तो ये क्यों नहीं नीचे ला रहे ताकि ये सूद में भी बचत हो और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट भी बेहतर हो? एक मेरी बात सुन लें कि ये जो पेट्रोलियम लीवे लगा रहे हैं जिससे कीमतें बढ़ेंगी पेट्रोल की, ये महंगाई की चिंगारी होगी, ये इब्तिदा करेगी महंगाई को और यहां से महंगाई ऊपर जाएगी। तो अफराते ज़र को आप टिगर खुद कर रहे हैं ये लीवे लगा के। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक मोटरसाइकिलिस्ट को भी ये हिट करेगा। मैं तो नहीं समझता था कि ये लीवे पहले उन्होंने जीआईडीसी का खेल खेला था, 75 अरब रुपये लेके रोक दिया। पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मंसूबे के लिए था और अब ये लीवे लगा रहे हैं, सर्कुलर डेट को कंट्रोल करेंगे। और भाई आपको आईपीपी से 3000 रुपये मिले अरब सालाना, उसको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं आप? आपने खुद आज बजट की स्पीच में कहा आईपीपी के जायजे से 3000 रुपये सालाना हमने बचत की है। कैपेसिटी चार्जेस से आपने देने के बजाय अब टेक एंड पे पे आप आ गए हैं, तो वो पैसे क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है? वो बैंक से कर्जे लेके क्यों एडजस्ट कर रहे हैं? ये सब सवाल हैं जो उठते हैं, इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है और ना दे सकते हैं। बिल्कुल सही जी, सही, बिल्कुल ठीक है। अभी एक चीज जो हम रिलीफ की बात अगर करें शाद आरिफ साहब, तो एक चीज में बड़ा क्लैप लिया गया आज के सैलरीड क्लास का। भी हम थोड़ी देर पहले इस पर कुछ थोड़ी सी मुख्तसर बात भी की थी, लेकिन देखना यह है कि ये सैलरीड क्लास पे कहीं पर 2.5%, कहीं पर 2% और कहीं पर 3% का जो एक रिलीफ दिया गया है। शायद आरिफ साहब, पहले पिछले साल जो है वो 10 महीने में 437 अरब रुपया सैलरीड क्लास से इकट्ठा किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले में 150 अरब ज्यादा है। और अगर आप इसका आखिरी क्वार्टर भी शामिल कर लें तो ये तकरीबन 550 अरब के करीब बन जाएगा। तो चूंकि बहुत ज्यादा हैवी टैक्स ऑलरेडी था, उसमें से अगर 2% या 2.5% का रिलीफ है तो ये कितना बड़ा रिलीफ है आपके ख्याल में? नहीं, बिल्कुल ये तो मौत दिखा के बुखार पे राजी करने वाली बात नहीं है सर। देखें, कोई रिलीफ नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि ये टैक्स लगाया गया था जब, तो ये कहा गया था कि कौम को कुर्बानी देने की ज़रूरत है, हमारी मईशत तबाह हो गई है, हमारे पास जहर खाने के, वज़ीर आज़म के मेरे ख्याल अल्फाज थे या इसहाक डार साहब के थे कि जहर खाने के पैसे नहीं। मुसद्दिक मलिक साहब ने ये कहा था।
तो जब आप ये दावा कर रहे हैं कि हमारी मईशत बेहतर हो गई है, मुस्तहकम हो गई है, हमने 3000 अरब वहाँ से बचा लिए, 800 अरब वहाँ से बचा लिए, 1000 अरब वहाँ से बचा, तो उसके बाद आपको ये सारी जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए थे, आपने सैलरीड क्लास को तबाह किया था, उनकी जो आमदनी थी उसमें कमी वाक़ई हुई थी, तो वो आप टैक्स ख़त्म करते, बजाय इसके कि आपने 2% ख़त्म कर दिया, 1.5%, 1%। ये कोई रिलीफ नहीं है। ये तो सिर्फ जो इन्फ्लेशन है आपकी 7% प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ये तो उसमें सारी एडजस्ट हो जाएगी, तो इसलिए कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ये सिर्फ़ और सिर्फ जिस तरह मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब कह रहे हैं कि जो महंगाई की लहर आएगी इस 2.5 रुपये से और 22 रुपये से, वो लहर आएगी, उसमें ये सारी थोड़ी बहुत जो रिलीफ है ये सारा बह जाएगा और बेचारा तनख्वाहदार तबका उसी तरह रोल जाएगा। और दूसरा ये है कि जो बुनियादी चीज़ थी, FBR के हवाले से हमें पिछले साल ये दावा किया गया था कि हम ऑटोमेशन पे जा रहे हैं और हम जो ह्यूमन उसके अंदर कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तो बताया जा रहा है कि हम नए लोग भर्ती कर रहे हैं, नई गाड़ियां दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो मुदाखलत है वो बढ़ाई जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर FBR के ह्यूमन रिसोर्स को आप बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है ना करप्शन ख़त्म होगी, ना लीकेज ख़त्म होगी और ना ही लोगों को रिलीफ आप दे सकेंगे। तो ये तज़ादात हैं इस बजट के अंदर, बजट स्पीच के अंदर, और मेरा ख़्याल है कि अगले एक हफ़्ते के अंदर सही पिक्चर सामने आएगी कि कहाँ कहाँ आदाद शुमार में घपला किया गया है, कहाँ कहाँ आदाद शुमार को छुपा के डाका डाला गया है और किस तरीके से जो अपने अखराजात, हुकूमत के गैर ज़रूरी अखराजात हैं उसको पूरा करने के लिए किस तरीके से लोगों की जेबें साफ़ की गई हैं। तो ये भी अगले हफ्ते में सारा कुछ खोल के सामने आएगा। सही है। प्राइवेटाइजेशन की सर थोड़ी सी बात कर लें दानिया साहब, ये क्या हुकूमत की तरजीह है, ये साल हो पाएगा नहीं हो पाएगा? जी, जो उन्होंने अनाउंस किया वो तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी उन्होंने ये बड़े नपे तुले लफ्ज़ थे उनके कि डिस्कोर्स को हम सिर्फ तैयार करेंगे, हालांकि ये हमें कह रहे हैं कि दिसंबर में हम इनकी बिडिंग करवा देंगे। आपके ख्याल में क्यों तरजीह नहीं रही अब ये मेरे ख्याल में हर एक चीज़ से बैक ट्रैक कर रहे हैं जो इन्होंने सारे वादे किए थे शुरू में, और ये इनको पॉलिटिकल जो सामना करना पड़ा इन चीज़ों का, इसको कैच 22 कहते हैं। कैच 22 ऐसे है कि यू डैम्ड इफ़ यू डू, डैम्ड इफ़ यू डोंट। तो अगर ये ना करें तो फिर इनकी ज़रूरत भी कोई नहीं है, तो अगर ये करें तो इनकी सियासत तबाह होती है। तो ये समझते हैं कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की IMF की जो तरजीहात हैं ये ना करके ये निकल जाएंगे। पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी फेमस एज अ वन ट्रेंच कंट्री। तो ये IMF के साथ जो 24 प्रोग्राम हमने किए हैं इसमें पहले ही हमारा ये नाम पड़ा हुआ है। तो एक ट्रांच तो होगी मार्च में, वो भी रो दो के साथ खून माफ़ करके हमें बाकायदा थमाई गई है, आप ऐसे समझ लें, बजाय कि हमने उसको अर्न किया है। और जो सितंबर आ रहा है इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो मार्च में इनकी ड्यू थी वो पोस्टपोन कर दी हैं जून तक, और अभी से ही इनके जो रवैये हैं ये वापस उस तरफ जा रहे हैं वो पुरानी खरात बांटने वाली मुस्लिम लीग नून की, कि रियल एस्टेट को, ताजर बरादरी को, एग्रीकल्चर को। आप देख लेना एग्रीकल्चर टैक्स की अभी प्रोविंसेस ने। दानिया साहब, ये जो सूबे के कह रहे हैं, बड़ी क्रेडिट लिया गया कि हम सूबों को प्राइवेटाइजेशन के जो है ना प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, इसके पीछे क्या मंतक है? ये वही है जी कि इंतज़ामिया ये इनका डिलेइंग टैक्टिक है। उसके ऊपर कहेंगे जी हम उनके साथ मुआहदा कर रहे हैं, अब उनकी टीम आ रही है, अब हम जा रहे हैं, अब कमेटी बन गई है, अब इसको देख रहे हैं, अब हमने कंसल्टेंट हायर कर लिया है, और आनी जानी बाद में कह देंगे कि जी ये रिसोर्सेज नहीं थे सूबों के पास तो हम नहीं कर सकते। जब NFC बनेगा नया उसकी भी कहते हैं मीटिंग हमने बुला ली अगस्त में। अब आप देखें जो NFC की बात है ये समझने की बात है कि इसमें पाकिस्तान में ये ऐसे नहीं है कि NFC गलत बना है, ऐसे है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपने जो लॉसेस हैं वो इतने बढ़ा लिए हैं अप टू 1 ट्रिलियन अ ईयर ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से, कि उस कर्जे के लिए ये इनका जो सारा बजट जो इस्तेमाल हो रहा है उसका सूद अदा करने के लिए, ना कि ये कि इनके पास पैसे कम थे। और दूसरा जो फंक्शंस इन्होंने सूबों को भेज दिए थे 18वीं तरमीम के तहत वो दोबारा क्रिएट कर लिए।
अब आप देखें पूरे कराची में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट चलाने के लिए एक ईडीयू एजुकेशन काफ़ी है, इनको इस्लामाबाद में पूरी मिनिस्ट्री क्यों चलाइए सिर्फ इस्लामाबाद की एजुकेशन चलाने के लिए? इसलिए कि यहाँ पर 22 ग्रेड की पोस्टें सिर्फ इस्लामाबाद में होती हैं। तो अगर आप ये सारी ख़त्म कर देंगे तो करियर प्रोग्रेशन ख़राब हो जाएगा। इसलिए अजीब व गरीब नामों से जो है इन्होंने रिक्रिएट कर लिया मिनिस्ट्रीज, और उसमें एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी की पोस्टें क्रिएट कर ली हैं ताकि इनकी जो करियर प्रोग्रेशन है। गवर्नमेंट एक्सपेंस का जो है एक तो सिंबॉलिकली है ना, स्पीकर और नेशनल असेंबली की जो है वो 600 गुना पर तनख्वाहें बढ़ गई हैं। पहले ही वजीरों की जो है 6-6 लाख तनख्वाह हो गई है, उनकी जो 13 स्पीकर साहब की हो गई है। ओवरऑल गवर्नमेंट एक्सपेंस जो कम करने के कोई आपको इशारे नजर आ रहे हैं? लेकिन आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं एक और कमेंट की तरफ आपको दिलाना चाहता हूँ, आप ही का जवाब देते हुए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब कैबिनेट में थोड़ा सा उन्होंने टीवी पे दिखाया तो उन्होंने ये बताया कि अगर सैलरी क्लास से इतना ज़्यादा हमने टैक्स ले लिया है तो ये जो हमारी सनतकार हैं इनको ये सोचने का मकाम है कि ये ऑलमोस्ट कह रहे थे कि इनको शर्मिंदा होना चाहिए। तो प्यारे पीएम साहब, आपको तो लाया इसलिए गया था कि आप कारोबारी हैं और आप चैम्बरों को जानते हैं और आप इंसानों के साथ मरासम हैं और आपके पास वो गुर हैं जिनके ज़रिए से आपने ना सिर्फ टैक्स दिलवाना है बल्कि सनतकारी भी करवानी है, इन्वेस्टमेंट करवानी है पाकिस्तान में। और इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल गिर गई है और इनके आनियाँ जानियाँ जो सारे ये मुल्कों में गए हैं वहाँ से MOU की भरमार लगा दी, एग्रीमेंट तो कोई नहीं हुआ, अभी पहले भी जिक्र हो रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये कुछ भी नहीं कर सकते और इनके हाथ पांव फूल गए हैं तो फिर फ्रेंकली स्पीकिंग इनकी ये ऐसी जरूरत तो बहुत जल्दी फैसले हो जाते हैं पाकिस्तान। इसको मजमूई तौर पर आप पूरे बजट के स्ट्रक्चर को देखें आज जो आया है हमारे सामने। फिर मैं मलिक बुस्तान साहब के पास इसके बाद आता हूं। दानियाल साहब से पूछना चाहता हूं, इसमें आपको गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या नजर आती है आमिर साहब, के क्या अचीव करना क्या चाह रहे हैं? ये सारी बहस की जो इब्तिदा इरशाद आरिफ साहब ने कर दी है कि ये ना सिर्फ डायरेक्शनलेस है, ये इसको समझने के लिए हमें बहुत दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि इसकी मिस डायरेक्शन भी किस तरफ है। ये एक हाथी है जो कि बदमस्त हो गया, हमें ये नहीं पता कि ये किधर टक्कर मारेगा, इधर मारेगा, उसके लिए भी टाइम लगेगा। इसके फाइन प्रिंट को पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ से, जो कि इब्तिदा इकोनॉमिक सर्वे से नजर आई कि एक कवर अप है। सो बजट के अंदर भी कहाँ कहाँ कवर अप्स हैं, किस डॉक्यूमेंट किस शिक के अंदर क्या छुपा के रखा हुआ है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम दें। मगर ओवरऑल क्लियरली कहा जा सकता है कि इसकी डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। सही है। मलिक बुस्तान साहब, अभी आपसे जो पहले बात हो रही थी और आमिर साहब ने जो सवाल फिर आपकी गैर मौजूदगी में हम उसको डिस्कस करते रहे कि ये जो 9 अरब डॉलर मार्केट से खरीदे गए 2 साल में, इसका इंपैक्ट क्या आया है और क्या ये रविश जारी रहेगी या इसको रोकने के लिए कोई स्ट्रेटेजी आपको नजर आती है हुकूमत की? देखो, 16 अरब डॉलर स्टेट बैंक को IMF की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि आपने अपने रिजर्व बिल्ड करने हैं। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा MOU तो बहुत शौक के हिसाब से हुए लेकिन कोई फिजिकली एग्रीमेंट हुआ नहीं। जब तक 16 अरब डॉलर नहीं तो स्टेट बैंक खरीदेगा। अब थोड़ा सा फासला रह गया, 13 अरब हो गए, 3 अरब डॉलर और खरीदने हैं, तो स्टेट बैंक की मजबूरी है और मेरी भी मजबूरी है कि मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बजट ट्रांसमिशन जारी रहेगी, 10 बजे आमिर साहब इसे होस्ट कर रहे होंगे और आप देखेंगे कि इसके जो मजीद पहलू हैं उस पर किस तरह से गुफ्तगू होती है। फिलहाल के इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।